हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं प्रशासन में निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पर अपना वीडियो टीचिंग के माध्यम से लेक्चर देने जा रहा हूँ, वीडियो टीचिंग करने जा रहा हूँ। यह जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, बीए पार्ट 3 5th पेपर से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं मेरी इस टीचिंग से लाभान्वित होंगे। निर्णयन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णयन का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका आशय निष्कर्ष पर पहुंचने, कम टू ए कंक्लूजन से है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्यवाही के तरीके निर्धारण से है। डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन डॉक्टर जेसी ग्लोवर ने इस प्रकार से दिया है: चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। रे ए किलियंस के अनुसार निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में, निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव करना है। निर्णयन डिसीजन मेकिंग के संबंध में मैकफार्लैंड ने अपना डेफिनेशन इस प्रकार से दिया है: निर्णय लेना चयन की एक क्रिया है जिसके अंतर्गत अधिशासी दी हुई परिस्थिति में इस निर्णय पर पहुंचता है कि क्या किया जाना चाहिए। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में से किया जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया के कुछ स्टेजेस होते हैं, चरण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, उद्देश्यों का निर्धारण। निर्णय प्रक्रिया के प्रथम स्तर में किसी एक समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसके उद्देश्यों को जानना व समझना बहुत आवश्यक है। प्रशासक को अपने कार्यों के संबंध में यह जानना चाहिए कि उसकी क्रियाएं प्रभावशाली हो रही हैं या नहीं। कार्यों की तुलना उद्देश्यों के द्वारा ही की जा सकती है। ये उद्देश्य इस प्रकार के हों कि व्यक्तिगत तथा संस्थागत उद्देश्यों में से समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा जो चरण है वह है समस्या की व्याख्या करना। निर्णयन प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण समस्या को सही अर्थों में समझने से है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रशासक को यह जानना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्याओं को सही अर्थ में समझ लेने से उन समस्याओं के समाधान खोजने का कार्य भी सरल हो जाता है। तीसरा जो स्टेज है छात्रों, वह है समस्या का विश्लेषण। समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा परिभाषा के बाद निर्णयन प्रक्रिया का अगला चरण समस्या का विश्लेषण करना है। यदि समस्या बड़ी है तो उसको कई भागों में विभक्त कर लिया जाता है तथा
प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए समस्या के प्रत्येक भाग का पूर्ण एवं व्यवस्थित अन्वेषण जरूरी है। विश्लेषण के लिए संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। चौथा जो चरण है वह है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा विश्लेषण करने के बाद निर्णयकर्ता विभिन्न सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि समस्या किसी वस्तु के विक्रय की है तो इसके लिए कई विकल्पों का चुनाव किया जाता है, जैसे माल प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाए या मध्यस्थों के माध्यम से या डाक के द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय किया जाए। सही निर्णय को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक समाधानों का विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है। पांचवा जो चरण है विकल्पों की छँटनी। विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करने के बाद इन विकल्पों का निर्णय करने की दृष्टि से मूल्यांकन करना ही निर्णयन प्रक्रिया का अगला चरण है। विकल्पों का मूल्यांकन इन बातों पर ध्यान रखकर किया जाना चाहिए कि पहला, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, दूसरा विकल्पों की लागत, तीसरा विकल्पों की उपयुक्तता, चौथा समय और पांचवा विकल्पों के परिणाम आदि। डिसीजन मेकिंग का छठा जो स्टेज है, चरण है, वह है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णयन प्रक्रिया का अगला चरण उन विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है। प्रशासकों के अनुभव, प्रयोग, अनुसंधान एवं विश्लेषण इत्यादि विकल्पों के चुनाव के आधार हों। अंतिम निर्णय लेने के पूर्व प्रशासक कई बातों से प्रभावित होता है। इनमें उनका अनुभव महत्वपूर्ण है। निर्णयों को लेने में प्रशासकों के दैनिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर ही सदैव निर्णय नहीं लिए जा सकते। इसके लिए प्रशासकों को चाहिए कि वे संगठनों द्वारा निर्णयों के प्रभावों की वास्तविकता तथा कल्पित परिस्थितियों की जांच करें। चुनाव के अनुसंधान तथा विश्लेषण विधियां भी बहुत अधिक प्रभावशाली विधि मानी जाती है, परंतु इन विधियों का उपयोग वहीं पर किया जाना चाहिए जहां पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना होता है। सातवां जो चरण है वह है निर्णयों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। जब किसी समस्या के समाधान के लिए कोई निर्णय ले लिया जाता है तो अगला चरण उसको कार्य रूप प्रदान करना होता है। प्रशासक को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि चुनी हुई कार्य विधि सुचारू रूप से लागू की जा सके। निर्णय को जिन लोगों पर लागू किया जा रहा है उनकी सहमति भी उस निर्णय के संबंध में ली जानी चाहिए। कर्मचारियों से कार्य करवाना, उन पर आवश्यक नियंत्रण रखना, निर्णय के लिए संचार व्यवस्था को अपनाना, लोगों को उत्प्रेरित करना तथा समन्वय स्थापित करके निर्णय के प्रभावों को ज्ञात करना आदि सभी कार्य निर्णय के क्रियान्वयन के ही अंग हैं। डिसीजन मेकिंग का आठवां और अंतिम जो चरण है वह है प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण, फीडबैक एंड कंट्रोल। जब किसी निर्णय को कार्य रूप प्रदान किया जाता है तो प्रशासक को चाहिए कि वह उस निर्णय के प्रभावों का मूल्यांकन करे तथा उनके संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करे। साथ ही साथ प्रशासक को चाहिए कि उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित करे जो कि निर्णय को कार्य रूप प्रदान करने के लिए की जा रही है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आज की मेरी इस वीडियो टीचिंग से आप लाभान्वित होंगे। मेरी इस टीचिंग का जो टॉपिक आज का था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बी पार्ट 3 5th पेपर से लिया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी
मेरी इस टीचिंग से लाभान्वित हों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ईश्वर से मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि पूरी दुनिया के व्यक्ति इस महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से रक्षित हों। ईश्वर आप सभी की रक्षा करें। धन्यवाद।